Students, today we'll start with the colligative properties. Colligative properties solution चैप्टर का एक पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आएगा आपको 3 मार्क्स का और 90% चांसेस हैं कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आएगा। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा और डिटेल में करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए। मेनली इसमें न्यूमेरिकल्स ही हैं तो हमारा मेन टाइम जाएगा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में ही। 3-4 वीडियो बनेंगे, इसमें पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो हमने पहले भी किए हुए हैं बट दोबारा से, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल पोर्शन का इतना मुश्किल भी नहीं है बट इम्पोर्टेंट है तो उसको दोबारा से कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज़ भी बोल देते हैं। डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ ज़रा समझो कि डेमोक्रेटिव से क्या पता लगा आपको। ऑल्दो कोलिगेटिव से तो बड़ा मुश्किल है पता लगाना इस वर्ड का मतलब, बट डेमोक्रेटिव से पता लगा सकते हैं। डेमोक्रेटिव मीन्स डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज़ द गेम ऑफ नंबर्स, जहाँ नंबर चलते हैं। जैसे आपको अगर डेमोक्रेसी में कुछ भी काम करना होगा, वोटिंग करनी होगी और वो वोट चाहे तो एक मीन्स फर्स्ट टाइम वोट कर रहा है, उसकी एज 18 ईयर्स है, वो भी 1 काउंट होगा। और कोई कहे कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं 50 ईयर से वोटिंग कर रहा हूँ, 60 ईयर से वोटिंग कर रहा हूँ, मेरी एज 90 ईयर्स है। चाहे वो 90 ईयर का पर्सन है, चाहे वो 18 ईयर का है, चाहे वो बिल्कुल किसी का वेट 50 kg है, किसी का वेट 150 kg है, बिल्कुल इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो अमीर है, गरीब है, हल्का है, भारी है, ये है, वो है, कुछ भी है। इवन वो मेल है, फीमेल है, बॉय है, यंग है, कुछ भी है, वोट एक ही काउंट होगा। मीन्स उसके रिलीजन, उसकी कास्ट, उसका नेम, उसका पीछे बैकग्राउंड, इकोनॉमिक, सोशल, किसी भी चीज़ के ऊपर उस नंबर पर असर नहीं पड़ेगा। नंबर एक ही काउंट होगा। 1 पर्सन 1 वोट। इसी तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, जो पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड ना करें। एग्जांपल से करते हैं अभी इसको, तो उन्हें बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो डेफिनेशन अगर आई, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पहली चीज़। अब हम स्टार्ट कर देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये कुल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी मैं किसी एक का एग्जांपल लेकर पहले ये प्रूव करूँगा कि कैसे ये कोलिगेटिव हैं, कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर कैसे डिपेंड करती हैं। बट आपको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ माइंड में होनी चाहिए कि ये होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होती हैं, क्या इनका रोल है, वो डिस्कस करेंगे। अभी आपको इनको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, बस माइंड में हो कि हाँ ये होती हैं। कहीं ये ना हो कि इनके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ जाए MCQ कि बताओ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव नहीं है, तो मुश्किल थोड़ी सी हो जाएगी आपको। अदरवाइज़ ये क्या होती हैं, क्यों इनका ये नाम दिया है, वो डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इसी की हेल्प से पता लगाएंगे कि इसको कोलिगेटिव क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको लिखते हैं RLVP शॉर्ट फॉर्म, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्या हुआ, क्यों इसका ये नाम दिया है, पहले वो डिस्कस करते हैं।
वेपर प्रेशर क्या होता है पता ही है आपको, क्या, जैसे मान लो आपके पास ये एक वेसल है और इसमें ये कोई भी वाटर सॉल्वेंट है मान लो, ठीक है, और इसको आपने यहाँ से बंद किया हुआ है, ये बंद है, वाटर है अब इसमें खाली प्योर वाटर। तो क्या होगा, इसमें हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, आप रूम टेम्परेचर पर है, तो रूम टेम्परेचर पर भी इसको हीट मिलेगी। हीट मिलने से क्या है, इसके वेपर्स बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना इवेपोरेशन का जो मैकेनिज़्म है वो आना चाहिए, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे कि ये लोअरिंग क्यों हुई। देखो होता क्या है, लिक्विड में कभी भी पार्टिकल स्टेशनरी नहीं होते, लगातार घूमते रहते हैं। ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी लगातार घूमते रहेंगे। अगर आपके पास वाटर रखा हुआ है ग्लास के अंदर और आपने उसको बहुत मीन्स कभी टच ही नहीं किया है फॉर मैनी डेज, तब भी उसके पार्टिकल घूमते रहते हैं, दिखते नहीं हैं, बट वो पार्टिकल लगातार स्टेट ऑफ मोशन में रहेंगे। तो यहाँ पर भी वाटर के पार्टिकल स्टेट ऑफ मोशन में हैं। उससे क्या होता है, देखो ये मोशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। हम कर चुके हैं अभी इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में जिगजैग मोशन, सेम वही चलता रहेगा। अब देखो इसको मैं थोड़ा रब करके समझाता हूँ। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये टकराया इससे, ये टकराया इससे, ये टकराया इससे, तो क्या होता है, पार्टिकल आपस में टकराते रहते हैं। इसने इसको एनर्जी दी, इसको एनर्जी दी, कुछ एनर्जी लूज़ की, कुछ एनर्जी गेन की। ये लूज़ और गेन ऑफ एनर्जी का सिस्टम चलता रहेगा। और लास्ट में क्या होता है, जिन पार्टिकल के पास सबसे लार्ज एनर्जी होती है, सबसे हाई एनर्जी होती है, वो पार्टिकल पहुंच जाते हैं सरफेस के ऊपर। इसका मतलब सरफेस पर वो पार्टिकल मिलेंगे जिनकी एनर्जी सबसे हाई थी। हाई एनर्जी की वजह से वो सरफेस के ऊपर आ गए, और फिर क्योंकि जिनकी सबसे हाई एनर्जी थी वही कन्वर्ट हो सकते हैं वेपर में। भाई जिसके पास एनर्जी ही कम है वो वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा। और सरफेस में आने के बाद कुछ पार्टिकल्स वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, बट वो वेपर की फॉर्म में कब कन्वर्ट होते हैं, तो ज़रा ध्यान देना। चाहे ये बंद है, इसके ऊपर क्या लगा होता है, प्रेशर, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको ऐसे मानना कि ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वेपर की एनर्जी है और ऊपर से क्या लग रहा है, प्रेशर। जब तक वेपर की प्रेशर मीन्स वेपर की एनर्जी मीन्स उसका प्रेशर, जब तक वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई ना हो, वो पार्टिकल वाटर से बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि देखो ये सरफेस है वाटर का, इसके ऊपर लग रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से वेपर आ रहे हैं जिनकी हाई एनर्जी है, लेकिन वही पार्टिकल ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है जिसकी एनर्जी या जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। इसीलिए बोलते हैं हम व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जब पार्टिकल का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई हो जाएगा, वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ये तो हुई आपकी इवेपोरेशन की प्रोसेस। इसका मतलब इवेपोरेशन किसकी होगी, जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर पहुँच जाएंगे और सरफेस के ऊपर पहुँच करके दे विल लीव द लिक्विड और द वाटर। ठीक, अब इसी में मान लो इस वाटर में आपने क्या किया, थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को ही ऐड कर दिया आपने, उसमें 2 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। अब ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल है, द मीनिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल कि उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, वो सॉलिड में रहेगा। अब आप उसमें घोलोगे ग्लूकोज को, पूरे सोल्यूशन में इक्वली घुल जाएगा। तो क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा किसी और चौक से ट्राई करता हूँ कलर से करने की, ठीक है, ये रहा कलर। अब देखो हो सकता है कि सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज के पार्टिकल इस तरीके से पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएं और थोड़े से ग्लूकोज के पार्टिकल कहाँ आएंगे, सरफेस में भी इक्वली डिसोल्व हो गए। ठीक, इक्वली डिसोल्व हो गए और वाइट कलर को मान लो ये वाटर के पार्टिकल है। ठीक है, तो वाटर पार्टिकल और ग्लूकोज पार्टिकल इक्वली सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हैं। ये आपके बन गए ग्लूकोज के पार्टिकल, यहाँ पर भी प्रेजेंट है।
अब क्या होगा, देखो जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, उसके पार्टिकल पूरे सोल्यूशन में फैल गए और कुछ सरफेस के ऊपर भी हैं। अब क्या हुआ भाई, ये पार्टिकल वाटर के टकराए, इससे उससे टकराए। एक तो क्या होगा, सरफेस के नीचे भी क्या होगा, जब पार्टिकल टकराएगा इनसे, मतलब ग्लूकोज के पार्टिकल से टकराएगा, तो अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। पहली चीज़ तो उसकी एनर्जी वहाँ कम हो गई। चलो वो केस आप ना भी लो, क्योंकि मेन वो दिया नहीं एनसीईआरटी में। क्या होता है, पार्टिकल लड़ते झगड़ते हुए लास्ट तक पहुँच जाता है सरफेस तक। कहाँ तक पहुँच जाता है, सरफेस तक। लेकिन इस सरफेस पर यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है नॉन वोलेटाइल ग्लूकोज के पार्टिकल। जहाँ प्रेजेंट नहीं है अलग बात है, पर यहाँ प्रेजेंट है। तो ये पार्टिकल टकराया, इससे एनर्जी लूज हुई। अब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वापस पहुँच जाएगा सॉल्यूशन में। इसको ऐसे मानना कि जैसे ये पूरा एक सरफेस है, ये पूरा एक सरफेस है, इसमें कहीं कहीं पर बीच बीच में ऐसी एक ऑब्स्ट्रक्शन बनी हुई है, मान लो यहाँ बनी हुई है। अब वाटर का पार्टिकल अगर यहाँ से आया, देखो यहाँ से आया, यहाँ से आया, ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन अगर वो जो पार्टिकल वाटर वाला यहाँ पर है, जब ऊपर आएगा वो क्या होगा, वो टकराएगा ग्लूकोज के पार्टिकल से। और ग्लूकोज का पार्टिकल कैसा है, सॉलिड, इसको टकरा के एनर्जी खत्म, दोबारा नीचे पहुँच जाएगा। जहाँ पर नहीं है वहाँ से तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन जहाँ जहाँ सरफेस पर प्रेजेंट है ग्लूकोज के पार्टिकल, वहाँ से इवेपोरेशन नहीं होगी। इसका मतलब वेपर्स कम बनेंगे, और वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम relative lowering in vapor pressure, means decrease in the vapor pressure of the solvent or solution when non volatile solute is added। non volatile solute ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो हैं नॉन वोलेटाइल के, वो सरफेस एरिया कम कर देते हैं, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं। बिकॉज द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स विल रिड्यूस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो कम पार्टिकल सरफेस से बाहर आएंगे, उससे क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये तो हुई एक डेफिनेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, ठीक। अब इसमें क्या रोल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, मैं पहले वो समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पे चलेंगे। पहले बेसिक समझ आना चाहिए आपको। अब मान लो आपने ना 1 मोल तो ले लिया ग्लूकोज का, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, और इसका होता है मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। आपने 1 मोल ही ले लिया सुक्रोज का, फॉर्मूला है C12H22O11, और इसका होता है मोलर मास 342 ग्राम पर मोल। इवन आप और कुछ भी ले लो, यूरिया ले लिया मान लेते हैं, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप 1 मोल ग्लूकोज डालो या 1 मोल डालो सुक्रोज, पार्टिकल तो 1 मोल ही पार्ट प्रेजेंट होंगे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 1 मोल ग्लूकोज ले लो या 1 मोल सुक्रोज। जो प्रेशर कम होगा उस लिक्विड का, वो दोनों कंडीशन में एक जितना ही कम होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, मीन्स ये मान लो कि किसी पर्सन का वेट तो 50 kg है, दूसरे पर्सन का वेट 90 kg है, बट दोनों की वोट एक ही काउंट होगी। जो उनको रिजल्ट को अफेक्ट करना है वो सेम वे में करेंगे। मोलर मास इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। मोलर मास मीन्स उस पार्टिकल के हैवी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कितना है, 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो 1 मोल पार्टिकल जो हैं वो सेम अमाउंट में ही प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। दैट्स वाई RLVP इज़ नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ज़रा इसका फॉर्मूला कर लेते हैं, क्योंकि देखो मेन तो इसमें क्या आना है, सबसे न्यूमेरिकल। ज़रा देखो सपोज करना, यहाँ समझो फॉर्मूला क्या है इसका, वैसे ये देख लेते हैं।
पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब इसको ज़रा डिराइव करते हैं, समझते हैं है क्या। पी नोट ए का मतलब क्या हुआ? पी नोट ए का मतलब हुआ प्रेशर ऑफ प्योर वाटर और सॉल्वेंट। तो ये प्योर वाटर या सॉल्वेंट का प्रेशर है जो कि ज़्यादा ही होगा। पी ए क्या है? पी ए है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? जब आपने सॉल्वेंट के अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल को ऐड कर दिया, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉल्ट, कुछ भी ऐड कर दिया, वो है उसका प्रेशर। वो कम होगा, ये ज़्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ नॉन वोलेटाइल ऐड किया है तो उससे वेपर कम बनेंगे। तो ये हो गया। और एक्स बी क्या हो गया? एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। किसका? बी का मतलब हमेशा हम मानते हैं सोल्यूट। ए को हम लिखते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है, बी लिखते हैं जो होता है लेस अमाउंट में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये होता है एक्स बी। अब यानी कि अगर मान लो, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा मतलब पहले एक ऐसा न्यूमेरिकल जो समझ आए, मे बी कि वो कभी ना आए आपका एग्जाम में, एक सिंपल वे में। जैसे वो कहता है कि आपके पास वाटर है और वाटर का जो प्रेशर है वो है 100। ठीक, कितना प्रेशर है? 100 वाटर का। इसमें आपने क्या किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट का वाटर आ गया, प्रेशर आ गया 100। ठीक, फिर आपने क्या किया, इसमें ना 10 ग्राम, 10 नहीं लेता हूँ मैं यहाँ पर, 360 लेता हूँ, 360 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया। 360 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया तो आपने यहाँ पे सोल्यूट डाल दिया नॉन वोलेटाइल 360 ग्राम, और उसके ऐड करने से जो प्रेशर हो गया ना वो हो गया मान लो 80। तो सोल्यूशन कितना हो गया? 80। वाटर का 100 था, आपने उसमें 360 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया और उसका हो गया अब 80 ग्राम, 80 जो हो गया प्रेशर हो गया सोल्यूशन का। और किसका? वो कितने ग्राम था? वाटर। इसमें वाटर प्रेजेंट था H2O, ये प्रेजेंट था 800 ग्राम। 800 ग्राम वाटर प्रेजेंट था। तो उस 800 ग्राम वाटर में जब आपने 360 ग्राम ग्लूकोज डाला तो उसका प्रेशर 100 से सीधा कितना पहुंच गया? 80। इसे बोलते हैं एलिवेशन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कम हुआ प्रेशर। अब कैसे इसको पुट करना है आपको कुछ न्यूमेरिकल के अंदर, देखो पी नोट ए का मतलब क्या आ गया? 100, क्योंकि प्रेशर है किसका? सॉल्वेंट का, माइनस पी ए का मतलब क्या हुआ? प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो कितना हुआ? 80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब यहाँ पर देखो मैं सब कुछ पुट कर रहा हूँ, ऑल्दो जब न्यूमेरिकल आएगा कोई चीज़ उसमें से बताएंगे नहीं, वो निकालनी होगी आपको। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, क्योंकि बी का है तो बी के नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ आपको थोड़ा सा इससे ईजी रहेगा करना न्यूमेरिकल, और ये अच्छी चीज़ है, करना भी है आपको ये। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑल्दो मैंने इस एक सिंपल से एग्जांपल में वो चीज़ को फॉलो नहीं किया है, बट आपको जब मिलेगा न्यूमेरिकल देखना, आपको हमेशा सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम मिलेगा, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम इतना मिलेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेज़र करते हुए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि सोल्यूट के अमाउंट को नेग्लिजिबल अमाउंट में लें, कम से कम लें। मीन्स वाटर का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए और सोल्यूट का अमाउंट कम हो। इस वजह से अब देखो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, चलो इसको, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है, दोबारा से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। एंड पता है हमें, ये आपका देखो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, कि जब ना कोई चीज़ बहुत बहुत कम हो, नेग्लिजिबल अमाउंट में हो, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स डिवीज़न में या मल्टीप्लिकेशन में तो उसको आप नहीं कर सकते अवॉइड, लेकिन जब आप इसको प्लस या माइनस कर रहे हो तो अवॉइड कर सकते थे। तो आप इस एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि ये प्लस में जा रहा है इसके साथ में। तो इसका मतलब अब फॉर्मूला क्या आया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट।
तो इसको आप अब फर्दर कर दो, यहाँ पर मल्टी सिंप्लीफाई, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इसको भी कर दो Na का मतलब गिवन मास ऑफ WA गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोलवेंट एंड सोलवेंट। ठीक, ये इस तरीके से आपको करना है। अब WB का मतलब कितने ग्राम आपका सोल्यूट है, MA का मतलब मास ऑफ सोलवेंट, वो वाटर का है 18 होगा, WA का मतलब कितने ग्राम सोलवेंट है, और MB का मतलब कितना उसका मोलर मास है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे, ये सब इसकी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो कि प्रीवियस ईयर का होगा उसको सोल्व ही कर देता हूँ कि कैसे क्या डिमांड होगी। ठीक, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग से। ये रहा, देखो भाई क्वेश्चन क्या है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया लिया है। देखो भाई व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, CONH2CO। ठीक है, ऑल तो यहाँ पे दिया है इसका मास, तो जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। इसने कहा है कि यूरिया लिया है 30 ग्राम एंड यूरिया का जो मोलर मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे MB कितना है 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि यूरिया क्या है यहाँ पर सोल्यूट होगा। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन, अब देखो उसने बता दिया यहाँ पे, जिस इन का मतलब है जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वो क्या है सोलवेंट, इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर आपके पास आ गया कितना है 846 ग्राम। इसको आप लिख सकते थे W का मतलब वेट, A का मतलब सोल्यूट का सोलवेंट का, सॉरी, वो कितना आया 846, WA 846, MB 60 ग्राम, यूरिया का मतलब क्या होता है सोल्यूट, ये क्या है इसका मास, तो ये आ गया WB का मतलब, W का मतलब हो गया आपके पास क्या वेट, B का मतलब मोलर और जो सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मास कितना आया 30 ग्राम, सोल्यूट का मोलर मास कितना आ गया 60 ग्राम, सोलवेंट 846 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है MA, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले बनानी पड़ेंगी यहाँ पर क्वेश्चन देख करके। इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, 30 ग्राम यूरिया को आपने डिजोल्व कर दिया है 846 ग्राम वाटर में। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, उसने कहा है कि अब इस सोल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर होगा वो निकालना है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, अब दे रहा है प्योर वाटर का यानी कि P0A दे दिया है, वो कह रहा है कि इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट और वाटर इज 23.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, MMHG को बोलते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इतना मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है, आपको निकालना है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे, वी नो, अब देखो पहले बता रहा हूँ आपको मैं, कोई भी क्वेश्चन हो इजी है मुश्किल है, सबसे पहला काम क्या है आपका टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑन द आंसर शीट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, P0A माइनस PA डिवाइड बाय P0A इज इक्वल टू XB। ठीक, अब इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, देखो क्या क्या दिया हुआ है, P0A दिया हुआ है कितना है 23.8 माइनस PA है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो निकालना है, तो लिखो यहाँ पर PA डिवाइड बाय अगेन 23.8 इज इक्वल टू XB का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B, और इसको काउंट कर दो आप नेगलेक्ट,
यहाँ पे ओनली नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय ए कर दो, ठीक। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, एन बी का मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ क्या था आपके पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, यानी कि गिवन मास ऑफ ए इनटू मोलर मास ऑफ बी। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको पुट करना है। नाउ 23.8 माइनस पी ए तो निकालना है। अगेन 23.8 इज द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट, मीन्स यूरिया है कितने ग्राम है यहाँ पर 30 ग्राम है, तो यूरिया 30 ग्राम इनटू एम बी। एम बी का जो मतलब होता है, एम बी नहीं होगा यहाँ पर, एम ए होना चाहिए, गलत लिख दिया होगा, एम ए। एम ए का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वाटर का मोलर मास 18 डिवाइड बाय एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो कितना है 60 दिया हुआ है यहाँ पर, एम बी 60 ग्राम, यूरिया का मास दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 60 इनटू डब्ल्यू ए का मतलब सोल्वेंट, डब्ल्यू का मतलब उसका कितना वेट है, कितने ग्राम है सोल्वेंट, वाटर है 846 ग्राम, 846 ग्राम। आई थिंक अब आपका सारा चीज़ कुछ रह गई है, ओनली मैथमेटिकल पोर्शन रह गया है, उसके अलावा सब कुछ क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसका डब्ल्यू पी ए निकाल सकते हो। अब हो सकता था किसी न्यूमेरिकल में वो कह देता कि इसका पी नोट ए तो ये है और प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो कितना है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ फॉर एग्जांपल 23.7 कर देता हूँ, कम ही आएगा, बढ़ेगा तो नहीं, सिंपल सी बात है, कम ही है, कम कर दिया मैंने 0.1 कम कर दिया, ठीक। वो कहता है क्या जी कि आपका ना कोई सोल्यूट, उससे बताएगा नहीं यूरिया है, क्योंकि यूरिया बताएगा तो उसका पता चल जाएगा आपको क्या मोलर मास है। वो क्या कहेगा कि आपने एक ना अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, कितने ग्राम 30 ग्राम ऐड कर दिया, तो जो वाटर का प्रेशर पहले 23.8 था ना, अब वो 23.7 हो गया जब आपने इसको 846 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, ये दे दिया इसने। तो बताओ वो सोल्यूट का मोलर मास क्या है, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा आपको, एम बी। मोलर मास दिया नहीं उसने, ना तो बोला यूरिया, ना ही उसका मोलर मास दिया है, वही पूछा हुआ है, तो क्या करोगे आप देखो, पी नोट ए 23.8 माइनस 23.7 अगेन 23.8 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, तो कितने ग्राम दिया है आपके पास, वो वी डोंट नो यूरिया है कि नहीं है, और निकालना है मोलर मास 30 ग्राम, वो चीज़ दी हुई है, उसका मोलर मास निकालना है, इनटू एम ए का मतलब है मोलर मास ऑफ द सोल्वेंट, वाटर है वो 18 ही आएगा, इनटू कितने ग्राम, चलो मान लेते हैं दोबारा ये ले लेते हैं हम 846 ही, तो बस ये निकालना है, निकल जाएगा। तो हमने आज यहाँ पर इस तरीके से पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को दोबारा से कर लिया स्टार्ट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को लूँगा, दैट विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों एक जैसी हैं, आराम से आप समझ आ जाएंगी, थोड़ा थोड़ा सा अब आपको ईजिली समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये जो सॉल्यूशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं इनको दोबारा से इस वीडियो फॉर्मेट में दोबारा से शूट करके आपको देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।